प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर क्या है, पहले इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। एग्जाम में इसके सवाल अगर हम पिछले 2-3 पेपर उठाकर देखें तो पूछे गए हैं प्रोबेबल एरर के सवाल। ठीक है, इनफैक्ट एक बार तो फॉर्मूला ही आया है शायद किसके पेपर में, एएसओ के पेपर में या असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में। क्या होता है प्रोबेबल एरर, ध्यान से समझना। मान लो ये मेरा पॉपुलेशन साइज है। मेरे पॉपुलेशन में मैंने 2 वेरिएबल्स चुने। मान लो मैंने उत्तराखंड का एग्जांपल ले लिया। ठीक है ना, उत्तराखंड में मान लीजिए कि मैं जो प्राइस है या उत्तराखंड में जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स के मार्क्स में और स्टैट्स के मार्क्स में मैं कोरिलेशन निकालना चाहता हूँ। ठीक है, मैं 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकालना चाहता हूँ। उत्तराखंड में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के इकोनॉमिक्स और स्टैट्स में जो मार्क्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन। क्या स्टडी करने के लिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई क्या जिनके इकोनॉमिक्स में अच्छे आते हैं क्या उनके स्टैट्स में भी अच्छे आते हैं, क्या इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर लाने वाले स्टैट्स में कम नंबर लाते हैं। ठीक है, कुछ भी पर्पस हो सकता है भाई। कोरिलेशन अगर आप निकाल रहे हो तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ तो आप अचीव करना चाहते हो, जानना चाहते हो, जिसकी वजह से आप इन 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हो। अब ये पॉपुलेशन साइज तो बहुत बड़ी है भाई। उत्तराखंड में तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इको और स्टेट्स पढ़ते होंगे। मान लीजिए कि मेरा जो पॉपुलेशन साइज है वो 50,000 बच्चों का है। ठीक है ना, अब 50,000 बच्चों के इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स हैं, स्टैट्स में कितने मार्क्स हैं, इसका डेटा कलेक्ट करने में तो आफत आ जाएगी क्योंकि बहुत ह्यूज डेटा है। 50,000 मैं कम ही बोल रहा हूँ, 5 लाख मान लो, 50 लाख मान लो, मतलब इतना ज्यादा डेटा है कि इसका कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जो होता है जिसको हम कहते हैं इन्यूमरेशन, वो संभव नहीं है। इन्यूमरेशन का प्रोसेस क्या होता है जिसमें ईच एंड एवरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। अगर आपके पास पॉपुलेशन साइज 5 लाख है तो आप 5 लाख डेटा कलेक्ट करो, आप हर 5 लाख बच्चों के स्टैट्स और इको का मार्क्स इकट्ठा करो, कलेक्ट करो, जो कि फिजिबल नहीं है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं ना इस पूरे पॉपुलेशन से सिर्फ 50 बच्चों का सैंपल लेता हूं। ठीक है, 50 बच्चों के इकोनॉमिक्स में मार्क्स का सैंपल लेता हूं, 50 बच्चों के स्टैट्स के मार्क्स का सैंपल लेता हूं। ठीक है यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अटक रहा है मेरा लैपटॉप में, वीडियो रुक रुक के क्यों चल रही है? वीडियो स्मूथली चल रही है, आवाज आ रही है मेरी? क्या स्क्रॉल हो रहा है ठीक से? ठीक है ना, तो मैंने 50 बच्चों का सैंपल लिया, इकोनॉमिक्स के मार्क्स का और स्टैट्स के मार्क्स का, और मैंने इन दोनों के बीच में, इन दोनों सैंपल्स के बीच में कोरिलेशन निकाला। माना ये कोरिलेशन मेरा 0.8 आया, तो आप जो रिसर्च सैंपल पे करते हो उसी सैंपल से पूरे पॉपुलेशन का अनुमान लगाते हो। भाई मुझे तो 5 लाख बच्चों के
इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के मार्क्स में ही कोरिलेशन निकालना था, क्योंकि 5 लाख बच्चों का डेटा कलेक्ट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, बहुत कॉस्टली हो जाता, इसलिए हम सैंपल पर ये रिसर्च कर रहे हैं। हमने 50 बच्चों का सैंपल उठाया और हमने उस सैंपल पर एक स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई किया कोरिलेशन वाला, और हमने देखा कि क्या इन 50 बच्चों के इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के मार्क्स के बीच में कोई कोरिलेशन है। तो मैंने पाया हाँ जी कोरिलेशन है, 0.8 है। 0.8 का मतलब हाई कोरिलेशन है। अब इन 50 बच्चों पर जो आपने स्टैटिस्टिकल रिसर्च किया, इन 50 बच्चों से इन 5 लाख बच्चों का अनुमान लगाया जा सकता है। मैं कह सकता हूं ना कि अगर 50 बच्चों के इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के मार्क्स में 0.8 का कोरिलेशन है, तो इस पॉपुलेशन का कोरिलेशन भी 0.8 होगा। ठीक है ना? इस पॉपुलेशन का कोरिलेशन भी 0.8 होगा, परंतु क्या एग्जैक्ट 0.8 होगा? नहीं, ये एक प्रोबेबल आंसर होता है। ये बस एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि अगर आपका सैंपल का कोरिलेशन 0.8 है, तो संभावना कहती है, प्रोबेबिलिटी कहती है कि आपके पॉपुलेशन का भी कोरिलेशन 0.8 ही होगा। पर ये जो एस्टिमेशन है, ये प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, मतलब कि 50% चांस है कि ये बात सत्य हो, 50% चांस है कि ये बात गलत भी हो। यानी कि जब हम एक सैंपल से एक पॉपुलेशन का अनुमान लगाएंगे, तो उस अनुमान में कितना एरर आने की संभावना है। अगर मेरे सैंपल का कोरिलेशन 0.8 आ रहा है, तो मेरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन 0.8 के आसपास ही तो रहेगा ना, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। कितना एरर आने की संभावना है? प्रोबेबल एरर, है ना? कितना प्रोबेबल एरर आने की संभावना है कि भाई अगर मैं सैंपल का कोरिलेशन 0.8 निकाल रहा हूं, तो मेरे पूरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन एग्जैक्ट 0.8 तो नहीं हो सकता, थोड़ा अप डाउन होगा। उसमें कितना एरर आने की पॉसिबिलिटी है, उसी का मेजरमेंट हम करते हैं प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करके। ठीक है, प्रोबेबल एरर हमको लिमिट्स बताता है, लिमिट्स विद इन विच द कोरिलेशन ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट एग्जिस्ट। तो देखो ये है मेरा सैंपल। अगर मेरे सैंपल का कोरिलेशन 0.8 है, तो मेरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन भी 0.8 होना चाहिए। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सैंपल का कोरिलेशन 0.8 है तो पॉपुलेशन का कोरिलेशन भी 0.8 ही होगा। इसकी संभावना 50-50% होती है। यानी कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50 होती है कि आप जो पॉपुलेशन की अनुमान लगा रहे हो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हम एक मेजरमेंट कर रहे हैं कि यार कितना गलत हो सकता है। अगर मेरे सैंपल का कोरिलेशन 0.8 है, तो मेरे पॉपुलेशन के कोरिलेशन में कितना वेरिएशन आ सकता है। भाई हो सकता है कि मेरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन 0.5 ज्यादा आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन 0.5 कम आ जाए। यानी कहीं ना कहीं मेरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन 0.75 से 0.85 के बीच में तो रहना चाहिए ना। यानी कि हम जानना चाहते हैं कि कितना पॉसिबल एरर है। जब हम अपने सैंपल से पूरे पॉपुलेशन की कोरिलेशन का अनुमान लगाएंगे, तो उसमें कितना पॉसिबल या प्रोबेबल एरर आने की संभावना है। अगर मैं बोलूं कि मेरा प्रोबेबल एरर 0.5 है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरे सैंपल का कोरिलेशन 0.8 है, तो मेरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन 0.8 माइनस 0.05 कर देते हैं इसको। अगर मेरा प्रोबेबल एरर 0.05 है, तो मेरा जो पॉपुलेशन का कोरिलेशन है वो 0.05 कम या 0.0 ज्यादा होगा। यानी मेरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन इस लिमिट में फॉल करेगा। यानी प्रोबेबल एरर हमको लिमिट बताता है कि अगर आपने सैंपल पर स्टैटिस्टिकल मेजर अप्लाई किया है, तो उससे पूरे पॉपुलेशन का अनुमान लगाओगे तो उस अनुमान में इतना एरर आने की संभावना है, इतना कम ज्यादा होने की संभावना है।
ठीक है ना। अब ये प्रोबेबल एरर कैसे निकाला जाता है? तो इस प्रोबेबल एरर को निकालने का एक फॉर्मूला है और एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा गया है। मतलब अभी तक के पेपर देखोगे तो कभी भी यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आए, हालांकि आ भी जाए तो बहुत मुश्किल नहीं होते, और फॉर्मूला ही पूछा गया है। क्या है फॉर्मूला? 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ये 0.6745 जो है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा 0.6745 ही रहेगा। ठीक है। 1 माइनस आर स्क्वायर में आर को रिलेशन है जो कि आपको निकालना आ ही गया होगा, और एन आपका नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, तो आर पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, प्रोबेबल एरर इस वाले फॉर्मूले से निकलता है। अच्छा, क्योंकि अगर मैं 2/3 करूं, 2 को 3 से डिवाइड करूं, तो अप्रोक्सीमेटली 0.67 ही आता है। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है वो ऑन एन एवरेज 2/3 के बराबर ही है। पर याद रखना एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कभी जरूरत पड़ने पर उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, 6745 की जगह 2/3 भी हम उसको कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबल एरर निकालने का फॉर्मूला होता है। प्रोबेबल एरर हमको लिमिट्स बताता है कि अगर सैंपल का कोरिलेशन आपने निकाला है तो पॉपुलेशन का कोरिलेशन किन लिमिट्स के बीच में फॉल करेगा। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए, माना आपका कोरिलेशन 0.6 है और नंबर ऑफ आइटम्स 10 है। तो अगर मेरा कोरिलेशन 0.6 है किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, माना x और y वेरिएबल के बीच में मेरा कोरिलेशन 0.6 है, नंबर ऑफ आइटम्स 10 है, तो मेरा प्रोबेबल एरर मैं कैसे निकालूंगा? 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, तो मैं इसको 100 कर लेता हूँ ना सिंपल रखने के लिए। तो 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100, तो ये तो 10 आ जाएगा। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 0.36 इंटू 0.6745, ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा ये 43168 डिवाइडेड बाय 10। अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.04, यानी कि अगर आपका कोरिलेशन 0.6 है, जाहिर सी बात है कि ये कोरिलेशन किसका होगा? सैंपल का होगा। तो अगर मुझे पूरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन चाहिए, पूरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन कितना होगा? वो एग्जैक्ट 0.6 तो हो नहीं सकता भाई, थोड़ा बहुत तो एरर रहता ही है सैंपलिंग से जब आप कोई स्टेटिस्टिकल मेजर करते हो। तो पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन है उसकी लिमिट क्या होगी? प्रोबेबल एरर प्लस माइनस आर, यानी कि ऐसे लिखना चाहिए आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, यानी कि आपका कोरिलेशन कितना था? 0.6, और उसमें प्रोबेबल एरर आने की संभावना कितनी है? 0.04, यानी मेरे पूरे पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन है वो 0.6 माइनस 0.04 से 0.6 प्लस 0.04 के बीच में फॉल करना चाहिए। तो 0.6 माइनस 0.04 कितना होता है? 0.56 से 0.64 के बीच में मेरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन फॉल करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये है प्रोबेबल एरर, जो हमको पॉसिबिलिटी बताता है कि अगर हमने सैंपल पर कोई कोरिलेशन कैलकुलेट किया है तो उससे पॉपुलेशन का जब आप अनुमान लगाओगे तो उस अनुमान में कुछ एरर आने की संभावना है, एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कुछ ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। वही ऊपर नीचे को हम प्रोबेबल एरर बोलते हैं।
और उसी को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार फॉर्मूला ही पूछा गया है, अभी रिसेंट एग्जाम्स में भी इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है। अब रिसेंट एग्जाम्स में आप कौन कौन से पेपर उठा लो, आपका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला पेपर जो पहला कैंसिल हुआ था वो उठा लो, जो दूसरा पेपर सक्सेसफुल हुआ था वो उठा लो, जो अभी तीसरा पेपर हुआ असिस्टेंट अकाउंटेंट का वो उठा लो, एक आपका जो बीच में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाला पेपर हुआ था वो उठा लो। आपको इन्हीं सब पेपर से एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल या किस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा। तो प्रोबेबल एरर इज यूज्ड टू नो द एरर्स रिलेटेड टू सैंपलिंग। कि भाई जब आप सैंपलिंग पर कोई रिसर्च करते हो तो उसमें एरर होने की संभावना रहती है, जब आप सैंपलिंग से पूरे पॉपुलेशन का अनुमान लगाते हैं। ये सब चीजें हमने सैंपलिंग में भी पढ़ी है। इट इज एन इम्पोर्टेंट मेजर टू डिटरमिन द लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यानी कि प्रोबेबल एरर हमको कोरिलेशन की लिमिट्स बताता है कि भाई अगर सैंपल का कोई कोरिलेशन आपने निकाला तो पॉपुलेशन का कोरिलेशन उन लिमिट्स के बीच में फॉल करना चाहिए। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रोबेबल एरर बराबर 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। या फिर आप इसे, क्योंकि 0.6745 को 2/3 भी लिखा जा सकता है, तो आप इसे 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन भी कर सकते हो, पर याद रखना ये वाला फॉर्मूला प्रिफर किया जाता है। ठीक है, को प्रोबेबल एरर निकालने से हमको कोरिलेशन, लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की लिमिट्स पता चलती हैं। कैसे निकलती है ये लिमिट? आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, जिसमें जब आप आर माइनस प्रोबेबल एरर करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, आर प्लस प्रोबेबल एरर करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के लिए कि अगर मेरा सैंपल का कोरिलेशन 0.8 है और प्रोबेबल एरर 0.1 है, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, केवल ऐसे ही लिख दिया रेंडमली कोई भी नंबर, कि माना मेरा सैंपल का कोरिलेशन 0.8 है जिसमें पॉसिबल एरर आने की संभावना 0.1 है। कि अगर भाई सैंपल से आप पॉपुलेशन का अनुमान लगाओगे तो फिर आपको 0.1 कम या 0.1 ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा रिजल्ट में। यानी कि हमको पॉपुलेशन का कोरिलेशन कैसे निकालना है? आर माइनस प्रोबेबल एरर टू आर प्लस प्रोबेबल एरर, यानी मेरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन 0.8 माइनस 0.1 से 0.8 प्लस 0.1 के बीच में फॉल करना चाहिए। यानी पॉपुलेशन का कोरिलेशन 0.7 से 0.9 के बीच में फॉल करना चाहिए। यानी कि ये प्रोबेबल एरर मेरे को क्या बता रहा है? लिमिट्स बता रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। कि भाई आपने जो कोरिलेशन कैलकुलेट किया होगा वो सैंपल पर किया होगा। पॉपुलेशन का अनुमान लगाने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट सैंपल के हैं वही सेम टू सेम रिजल्ट पॉपुलेशन के भी नहीं हो सकते, थोड़ा अप डाउन, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा उसमें एरर आने की संभावना रह सकती है। ठीक है ना? प्रोबेबल एरर इज एडेड टू एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कोरिलेशन कोफिशिएंट। It produces the amount within which the chances are 50% of coefficient of correlation from a series selected at random will fall. याद रखना, जो कोरिलेशन है वो इस बात को एकदम कंफर्म नहीं करता है कि हमारा पॉपुलेशन का कोरिलेशन इसी के बीच में फॉल करेगा। वो कहता है इसकी इसकी संभावना यानी इसकी प्रोबेबिलिटी भी
50% है। यानी कि कोरिलेशन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है, वो भी एक आपको अनुमान बताता है, केवल प्रोबेबल रिजल्ट्स वो आपको देता है। आप कोरिलेशन से 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं पा सकते। तो अगर मेरे सैंपल का कोरिलेशन 0.8 है, तो मेरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन 0.7 से 0.9 के बीच में फॉल करना चाहिए, और इसकी भी संभावना 50%। मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरे पॉपुलेशन का कोरिलेशन इस लिमिट के बीच में फॉल ना करे, इससे नीचे हो या उससे ऊपर हो। यानी कि वो इस लिमिट में फॉल करेगा, इसकी संभावना भी 50% होती है। ठीक है ना? यानी कि कोरिलेशन कभी भी आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता, वो बस एक अनुमान बताता है कि भाई मेरा अंदाजा ये है कि इनके बीच में कोरिलेशन है और इतना है। ठीक है? कोरिलेशन के आधार पर इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, हम कैसे ये प्रोबेबल एरर के आधार पर इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है? हम प्रोबेबल एरर के आधार पर ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारा कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं। ध्यान से सुनना, अगर आपका कोरिलेशन प्रोबेबल एरर से भी छोटा है, मतलब मेरा प्रोबेबल एरर 0.1 है और मेरा कोरिलेशन ही 0.08 है, आपका कोरिलेशन प्रोबेबल एरर से भी छोटा है, तो इसका मतलब कि ये केवल और केवल जो आपके कहते हैं ना कि भाई कैलकुलेशन जब आप करोगे नंबर्स के साथ, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही, पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे केस में हम मानते हैं कि कोरिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, कोई प्रमाण नहीं है दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हैं या नहीं इसका। अगर मेरा कोरिलेशन प्रोबेबल एरर से भी कम आ रहा है, तो कोरिलेशन को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। कोरिलेशन फिर ये प्रमाणित नहीं करता कि दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं। लेकिन अगर मेरा कोरिलेशन प्रोबेबल एरर से ज्यादा हो, तो फिर कोरिलेशन का सिग्निफिकेंस बढ़ने लगता है। अगर कोरिलेशन प्रोबेबल एरर के 6 गुने से भी ज्यादा हो, तो मैं कहता हूं कि कोरिलेशन एकदम सिग्निफिकेंट है, और मैं कह सकता हूं कि जो दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकाला गया है वो हाईली कोरिलेटेड है। बहुत ज्यादा संभावना है कि उनके बीच में कोई इंटर रिलेशन है, एक पे चेंज आने से दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अल्टीमेटली आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर मेरा कोरिलेशन प्रोबेबल एरर से भी छोटा है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं माना जाएगा। वो वो कोरिलेशन ना कोई मतलब आप कह सकते हो कि कोई एविडेंस नहीं है कि दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है, अगर कोरिलेशन प्रोबेबल एरर से छोटा आ रहा है। लेकिन अगर कोरिलेशन प्रोबेबल एरर के 6 गुने से बड़ा है, तो हम कहते हैं कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हो। ये कोरिलेशन प्रोबेबल एरर के 6 गुने से जितना ज्यादा होगा उतना सिग्निफिकेंट, जितना कम होगा उतना कम सिग्निफिकेंट। और अगर प्रोबेबल एरर से भी छोटा है कोरिलेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर तो हम कहेंगे देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर ऐसा होता है तो जैसे मान लीजिए कि x और y दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन आ रहा है 0.08, और प्रोबेबल एरर जब आपने कैलकुलेट किया तो वो आ रहा है 0.09, क्योंकि मेरा कोरिलेशन प्रोबेबल एरर से भी छोटा है, इसलिए मैं कहूंगा देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि मेरा कोरिलेशन जो है वो प्रोबेबल एरर से भी छोटा है, यानी इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं।
लेकिन अगर कोरिलेशन प्रोबेबल एरर के 6 गुने से ज्यादा आ रहा है तो फिर कोरिलेशन को सिग्निफिकेंट माना जाता है। सिग्निफिकेंट का मतलब मीनिंगफुल है, मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड है। अब कोरिलेशन प्रोबेबल एरर के 6 गुने से जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस कोरिलेशन की सिग्निफिकेंस, महत्व बढ़ता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि x और y के बीच में मैंने कोरिलेशन कैलकुलेट किया, माना इनके बीच में कोरिलेशन आया 0.6 और जो प्रोबेबल एरर आया वो 0.06 आया। अच्छा, क्योंकि मेरा कोरिलेशन 0.6 है 0.6 है और प्रोबेबल एरर का 6 गुना, 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, अगर प्रोबेबल एरर का 6 गुना करूं तो 0.06 इंटू 6 होता है 0.36, 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। तो मेरा जो कोरिलेशन है वो प्रोबेबल एरर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 0.24 ज्यादा है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि यहां पर correlation is more than 6 times of probable error। इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब कि भरोसा किया जा सकता है कि हाँ ये कोरिलेशन हमको गलत रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं एक्स और वाई आपस में कोरिलेटेड तो है। ठीक है, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा कोरिलेशन और प्रोबेबल एरर के 6 गुने का, समझ लो कोरिलेशन की सिग्निफिकेंस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसी तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या है, या मान लो आपको सवाल में आर दे दिया, एन दे दिया, प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया, या कई बार प्रोबेबल एरर दे देंगे, एन दे देंगे, आर कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेंगे, है ना। या फिर वो आपसे हो सकता है सवाल में प्रोबेबल एरर की लिमिट्स पूछ ले, हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि कोरिलेशन को सिग्निफिकेंट कब माना जाता है, तो ऐसा होने पर उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। कब कोरिलेशन के एविडेंस नहीं है ऐसा एज्यूम किया जाता है, तो ऐसा होने पर माना जाता है कि कोरिलेशन के कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है ना। तो ये प्रोबेबल एरर का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, प्रोबेबल एरर की लिमिट्स और इंटरप्रिटेशन। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन होता है। एक स्टैंडर्ड एरर भी होता है, उसका भी काम वही है जो प्रोबेबल एरर का काम है, भाई लिमिट्स कैलकुलेट करना, अनुमान लगाना पॉपुलेशन का, कि भाई अगर सैंपल का हमको रिजल्ट मालूम है तो पॉपुलेशन के रिजल्ट में कितना वेरिएशन आ सकता है, कितना प्लस माइनस हो सकता है। तो ये काम आप प्रोबेबल एरर से भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड एरर से भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला मात्र इतना होता है, इस वाले पार्ट को स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। यानी स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन होता है, और इसी वाले पार्ट को स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। यानी स्टैंडर्ड एरर क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। तो यहां से प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप भी बन गया। प्रोबेबल एरर होता है 0.6745 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। तो ये इनके बीच में एक कोरिलेशन बन गया, इंटर रिलेशन बन गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोबेबल एरर बराबर 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, एक और बात, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा एरर बड़ा होगा?
प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर में बड़ा कौन सा होगा? बताइए, फॉर्मूला देखकर भी ये बात आप बता सकते हो। बताओ, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर में बड़ा कौन सा है? ये छोटा होगा या बड़ा होगा? प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर से छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी? बताइए, फॉर्मूला आपके सामने है। बोलो। अगर पूछ लिया जाए कि भाई प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर में बड़ा कौन सा होता है, तो क्या बोलोगे? प्रोबेबल एरर बड़ा होता है। प्रोबेबल एरर बड़ा होता है। प्रोबेबल एरर लिख रहे हो, ये भी तो लिखो, बड़ा होता है छोटा होता है, क्या क्या मानूं मैं? आप लोग ये कहना चाह रहे हो प्रोबेबल एरर बड़ा होता है। भाई साहब, आप लोगों की मैथमेटिक्स तो मुझे लगता है दम तोड़ चुकी है। मैथमेटिक्स अगर जिंदा होती तो शायद आप ऐसा जवाब ना देते। चलो एक वैल्यू रखता हूँ ऐसी। वैसे कभी भी ये जैसे मैं ऐसी सिंपल बोलता हूँ, माना मेरा स्टैंडर्ड एरर 100 है, तो मेरा प्रोबेबल एरर कितना होगा? अगर मेरा स्टैंडर्ड एरर 100 है तो मेरा प्रोबेबल एरर मोटा मोटी 2/3 होगा या 0.6745 होगा। तो अगर मैं 100 इंटू 2/3 करूंगा तो मेरा ये 67 आ जाएगा ना प्रोबेबल एरर। अगर प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर का 2/3 है तो बड़ा कौन सा हुआ फिर? भाई साहब, ये चीज तो सिलेबस से बाहर जा रही है। इसके लिए तो किसी 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को पकड़ो और उससे पूछो ये सब चीजें। मुझे लगता है वो भी बता देगा शायद। तो प्रोबेबल एरर हमेशा स्टैंडर्ड एरर से छोटा होता है। हाँ या ना? हम्म? बहुत बुरी हालत है भाई। तो प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आपको फॉर्मूले याद रखना भी कोई बहुत झंझट का काम नहीं है। फॉर्मूले भी बहुत आसान है, बस एक दो बार आपको रिपीट करना होता है। अच्छा, जैसे आप प्रोबेबल एरर से कोरिलेशन की लिमिट्स निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड एरर से भी कोरिलेशन की लिमिट्स निकाली जा सकती है। स्टैंडर्ड एरर से कोरिलेशन की लिमिट्स निकलती है कैसे? r प्लस माइनस 3se। जैसे प्रोबेबल एरर से कैसे निकलती है? r प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। वैसे स्टैंडर्ड एरर से निकलता है r प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर, जिसमें r माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर करोगे तो लोअर लिमिट आएगी, r प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर करोगे तो अपर लिमिट आएगी। तो हम लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन प्रोबेबल एरर से भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर से भी निकाल सकते हैं। सवाल किस तरह के एग्जाम में आते हैं देख लीजिए। r अगर 0.4 है, n अगर 25 है, तो बताइए क्या मेरा कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है? अब सिग्निफिकेंस टेस्ट कैसे होगा? कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये मैं कैसे टेस्ट करूंगा? ऑब्वियस सी बात है कि इसका टेस्ट प्रोबेबल एरर से होगा। अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा है तो प्रोबेबल एरर से ही हम इसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। तो 0.6745
इंटू 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √25। 0.6745 इंटू 0.4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे और उसको -1 कर देंगे तो ये 0.84 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे इंटू 0.84 डिवाइडेड बाय 5 तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.11 आ जाएगा। पहले तो आप मुझे इस 0.11 का डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताओ। डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताओ, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री लो है। अच्छा, क्योंकि ये प्रोबेबल एरर की डिग्री प्रोबेबल एरर की डिग्री पूछ रहा हूँ यार, मैं तो कोरिलेशन की डिग्री पूछ रहा था भाई। कोरिलेशन की डिग्री क्या है? डिग्री तो कोरिलेशन की निकलती है ना, 0.4। कोरिलेशन की डिग्री क्या है? बोलो। कोरिलेशन की डिग्री लो है। 0.4 अगर मेरा कोरिलेशन हो तो उसकी डिग्री क्या है? मॉडरेट नहीं होगी? लो तो 0 से 0.25 0 से 0.25 होती है ना। अगर मेरा कोरिलेशन 0.4 है तो इसका जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो मॉडरेट है। मतलब कि ऐसे केस में हमको ना इसकी रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ती है। यार कोरिलेशन तो बड़ा कम है, क्या ये कोरिलेशन रिलायबल है भी, या ये बस एक मैथमेटिकल एरर है कि हमने बस कोरिलेशन कैलकुलेट किया और बस कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिल गई जिसका कोई महत्व नहीं है। क्या ये कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है? क्योंकि मुझे ये कोरिलेशन कम नजर आ रहा है। क्या मैं इस कोरिलेशन पर भरोसा करके ये मान सकता हूं कि ये दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है? क्या मैं इस कोरिलेशन के आधार पर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकता हूं, कोई आगे की रिसर्च कैरी कर सकता हूं? ये सारे सवालों का एक ही जवाब है कि आप इस कोरिलेशन का सिग्निफिकेंस लेवल टेस्ट कर लो, ये भरोसे लायक है भी या नहीं। तो कैसे करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल टेस्ट? हम देखेंगे कि क्या मेरा कोरिलेशन प्रोबेबल एरर के 6 गुने से ज्यादा है। मैं यहां पर कर रहा हूं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या मेरा कोरिलेशन 0.4 प्रोबेबल एरर के 6 गुने से ज्यादा है? अब प्रोबेबल एरर कितना है? 0.11, इसका 6 गुना हो जाएगा 0.66। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कोरिलेशन इज लेस देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, यानी आप कह सकते हो दैट इज कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट। हाँ, कोरिलेशन है कहीं ना कहीं, पर वो उतना सिग्निफिकेंट नजर नहीं आ रहा, उतना भरोसेमंद, उतना रिलायबल वो कोरिलेशन हमको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर मेरा कोरिलेशन 0.64 हो, पहले तो ये बताओ 0.64 का डिग्री क्या होगा? 0.64 की डिग्री क्या होगी? अगर मैं पूछूं कि कोरिलेशन की डिग्री क्या है, परफेक्ट है, वेरी हाई है, मॉडरेट है, लो है, नो है, किस तरह का ये कोरिलेशन है? तो ये भी मॉडरेट होगा, क्योंकि मॉडरेट की लिमिट होती है 0.25 टू 0.75। ये भी याद रखने का विषय है भाई, ठीक है ना। तो मेरा कोरिलेशन 0.64 है, प्रोबेबल एरर भी दे रखा है, नंबर ऑफ आइटम्स पूछा है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है? सिर्फ प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला ही तो लगाना है यहाँ पर, सिर्फ प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लगाना है। अब ये चीज आपको सवाल में गिवन है
ये भी गिवन है, तो आपसे n तो निकल ही आएगा। क्या कर लेंगे आप इस सवाल को खुद सॉल्व? क्या इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो आप? क्या आप n की वैल्यू निकाल सकते हो खुद? छोड़ दूं? आपकी मैथमेटिक्स की लॉ ना एकदम बहुत धीमी हो चुकी है, कहीं बुझ ना जाए वो लॉ, उसको फिर से हवा देने की जरूरत है। तो ये सब चीजें खुद किया करो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर से दूर रहो, खुद से प्लस माइनस गुणा भाग रूट वगैरह करना शुरू करो, ताकि आदत हो जाए हमको। ठीक है ना? क्या छोटा है क्या बड़ा है, अगर मैं इसको इसमें भी मेरी आंखें एकदम बंद खुल जा रही हैं बार बार, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि -20 में और -2 में कौन सा बड़ा है, बोलो? तो मैं मतलब कि इसके लिए भी मैं 5 सेकंड का पॉज ले ले रहा हूँ, मतलब कि भैया दिक्कत है। चलो अभी तो आपने ठीक बोल दिया, पॉइंट -2 बड़ा है। अगर प्रोबेबल एरर इतना हो, n इतना हो, तो r कितना होगा? वही सेम चीज खुद कर सकते हो, कर सकते हो। सब खुद करो भाई। ठीक है, और आप ये भी चेक कर लेना कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। सिग्निफिकेंट है या नहीं कैसे टेस्ट होगा? इस तरह से टेस्ट होगा। ये कैलकुलेशन तो आप खुद करो ना यार, ये थोड़ी मैं करूंगा। और मुझे प्लीज आप कल बताएंगे कि आपने ये कैलकुलेशन जो करी इसमें आंसर क्या है, या फिर मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं देख लूंगा खुद ही जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर आया समझ में? बस इतना ही था इसमें जो आपके काम का है एग्जाम के लिए। प्रोबेबल एरर क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, प्रोबेबल एरर का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबल एरर से कोरिलेशन की लिमिट कैसे निकलती है, स्टैंडर्ड एरर से कोरिलेशन की लिमिट कैसे निकलती है, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर के बीच में क्या कोरिलेशन है, उनका कोरिलेशन वाला फॉर्मूला। क्योंकि अगर मान लो आपको ऐसा सवाल आ जाए, तो मान लो आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि अगर स्टैंडर्ड एरर 0.1 है तो बताइए प्रोबेबल एरर कितना होगा। तो बताओ ये सवाल कैसे सॉल्व होंगे? जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि प्रोबेबल एरर 0.6745 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर होता है। ठीक है ना? अगर ये 0.1 है तो ये कितना होगा, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि सवाल ना पूछा जाए, फॉर्मूला पूछ लिया जाए, या प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर से जुड़ा हुआ कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए। ठीक है, मैंने तो अभी रिसेंट टाइम्स में फॉर्मूला ही एग्जाम में आते देखा है। पर ऐसा नहीं कि हर बार फॉर्मूला पूछेंगे, क्या पता कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, क्या पता कोई थ्योरी वाला सवाल आ जाए, क्या पता यहाँ से कुछ पूछे ही ना, कोरिलेशन में और भी कई सारी चीजें हैं पूछने के लिए, वहां से पूछ ले। तैयार रहना पड़ता है हर चीज के लिए। आते हैं स्पेयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर। इसको हम रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को किसने दिया? प्रोफेसर चार्ल्स स्पेयरमैन। इन्हीं के नाम से ये मेथड का नाम पड़ा स्पेयरमैन्स रैंक मेथड। तो प्रोफेसर चार्ल्स स्पेयरमैन ने ये कॉन्सेप्ट 1904 में दिया। ठीक है ना? उन्होंने अपना तरीका बताया कि भाई कोरिलेशन ऐसे भी निकाला जा सकता है, और इनका ये मेथड पता है कब ज्यादा यूजफुल हो जाता है? जब बात आती है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की।
क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जैसे कि ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ब्यूटी। आप एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 2 जज बैठे हैं, जज 1 और जज 2, और माना कि वहां पे 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। 10 पार्टिसिपेंट्स को ये दोनों जज क्या करते हैं, रैंक देते हैं 10 में से। ठीक है, जिसको ये 10 देता है उसे ये भी 10 देता है, जिसको ये 9 देता है उसको ये भी 9 देता है, जिसको ये 7 देता है उसे ये भी 7 देता है। तो मैं तो कहूंगा इनके जजमेंट के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है। अब जजमेंट क्या हुआ, क्या है जजमेंट? क्या जजमेंट कोई क्वांटिटेटिव वेरिएबल है? क्या जजमेंट का मेजरमेंट किया जा सकता है नंबर्स में? क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी जजमेंट 5 है, आपकी जजमेंट 10 है, या मेरी जजमेंट 5 kg, आपकी जजमेंट 7 kg? जजमेंट एक क्वालिटी है विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। इसीलिए जजमेंट हो गया, ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये सब चीजें क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते, ठीक है ना। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में कार्ल पियर्सन्स मेथड फेल हो जाता है। याद रखना, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन केवल क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के केस में ही पॉसिबल है। वो मेथड ही केवल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब बात आती है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की, मुझे दोनों की जजमेंट के बीच में कोई कोरिलेशन निकालना है, मुझे 2 लोगों के इंटेलिजेंस के बीच में कोरिलेशन निकालना है, ब्यूटी के बीच में, ऑनेस्टी के बीच में, तो फिर ऐसे कोरिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला दिया चार्ल्स स्पेयरमैन ने, और उसके फॉर्मूले को ही बाद में कहा गया रैंक डिफरेंस मेथड या स्पेयरमैन्स रैंक मेथड। क्योंकि ये व्यक्ति कहता है कि भाई जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं आप उसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, पर उसको रैंक तो दे सकते हो ना। जैसे जजेस भी क्या करते हैं, रैंक देते हैं। जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाई जो भी पार्टिसिपेंट है उनकी ब्यूटी प्लस इंटेलिजेंस प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड, कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर जजमेंट करते हैं ना वो लोग, कि भाई सुंदर होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, है ना। सबको ध्यान में रखते हुए वो मार्क्स देते हैं, रैंक देते हैं, है ना। तो ब्यूटी एक ऐसी चीज है जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, हाँ, मगर उसको रैंक दिया जा सकता है। इंटेलिजेंस की रैंकिंग हो सकती है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये फर्स्ट रैंक, इसका सेकंड रैंक, इसका थर्ड रैंक। जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं कि हमारा 10th रैंक आया, हमारा 12th रैंक आया, क्योंकि इंटेलिजेंस भी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, इसको भी आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसकी भी रैंकिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो चार्ल्स स्पेयरमैन ने बोला कि हर वो वेरिएबल जो क्वालिटेटिव है, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोई इंटर रिलेशन है या नहीं, ये निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। यानी कि स्पेयरमैन्स रैंक मेथड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के केस में ज्यादा यूजफुल माना जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं निकाल सकता। आप प्राइस को मेजर कर सकते हो ना, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। आप डिमांड को भी मेजर कर सकते हो, ये भी एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। हाँ, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में भी कोरिलेशन रैंक मेथड से निकाला जा सकता है, पर रैंक मेथड की जो इंपॉर्टेंस है वो तब बहुत बढ़ जाती है जब कोरिलेशन निकाला जाए क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में, क्योंकि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में कार्ल पियर्सन्स मेथड फेल हो जाएगा, वो वहां कोरिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्ल पियर्सन्स मेथड only deals with quantitative variables, ठीक है। तो जितने भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, जजमेंट, ये सारे वेरिएबल्स जो होते हैं
इनके केस में रैंक डिफरेंस मेथड यानी कि स्पेयरमैन्स रैंक मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्पेयरमैन्स रैंक मेथड अप्लाई कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको ये एग्जांपल करवाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। जैसे ये दो वेरिएबल है एक्स और वाई, कार्ल पियर्सन मेथड होता तो क्या करते, आप इसका डेविएशन लेते, उसका स्क्वायर करते, फिर इसका डेविएशन लेते, उसका स्क्वायर करते, फिर डी एक्स डी वाई कैलकुलेट करते, फिर आप फॉर्मूला लगाते, है ना। डेविएशन अगर एक्चुअल मीन से लिया है तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाते, एज्यूम्ड मीन से लिया है तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाते, या फिर आप इसको ऐसे स्क्वायर करके भी कोरिलेशन निकाल सकते थे, जिसको प्रोडक्ट मूवमेंट या स्क्वायर्स मेथड कहते हैं। ये सब कार्ल पियर्सन मेथड में हमने पढ़ा था। अब रैंक मेथड में दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन हम कैसे निकालेंगे, तो रैंक मेथड में क्या करना है आपको, दोनों वेरिएबल्स की रैंकिंग करनी है। पहले एक्स वेरिएबल की रैंकिंग करो, फिर वाई वेरिएबल की रैंकिंग करो। रैंकिंग कैसे करनी है, बड़ा सिंपल है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे पहला रैंक, फिर उससे छोटी को दूसरा, फिर उससे छोटी को तीसरा, इस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग करो। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको पहला रैंक दो, फिर उससे छोटी छोटी वैल्यू को उसका रैंक उसका बढ़ाते रहो। तो जैसे यहाँ पर सब एक्स वेरिएबल में सबसे बड़ी वैल्यू 95 है, तो इसे पहला रैंक मिल गया। अब 95 से छोटी वैल्यू 88 है, इसे दूसरा रैंक मिल गया। 88 से छोटी वैल्यू 81 है, इसे तीसरा रैंक। 80 को चौथा रैंक, 75 को पांचवा रैंक, 70 को छठा रैंक, 60 को सातवां रैंक और 50 को आठवां रैंक। इस तरह से हमने इसकी रैंकिंग कर ली, ठीक है। इसी तरह से वाई सीरीज की भी रैंकिंग कर लो। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पर 150, तो इसे पहला रैंक। 150 से छोटी वैल्यू 142, इसे दूसरा रैंक। 140 को तीसरा रैंक। 134 को चौथा रैंक। 120 को पांचवा रैंक। 115 को छठा रैंक। 110 सातवां रैंक और ये हो गया आठवां रैंक। तो 8 वैल्यूज थी एक्स सीरीज और वाई सीरीज में, मैंने आठों की रैंकिंग कर ली, जो कि आसान सा काम है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों रैंक्स का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा। डी क्या है, आर एक्स और आर वाई का डिफरेंस, ठीक है ना। इसीलिए इस मेथड को रैंक डिफरेंस मेथड भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें हम रैंक का डिफरेंस लेते हैं। तो पहला रैंक का डिफरेंस तो 0 आ गया, 5 माइनस 5, 2 माइनस 4, माइनस का 2 आ गया, प्लस माइनस का ध्यान रखना। 1 माइनस 1 0 आ गया, 6 माइनस 6 0 आ गया, 7 माइनस 7 0 आ गया, 4 माइनस 3 प्लस का 1, 3 माइनस 2 प्लस का 1, 8 माइनस 8 0। जाहिर सी बात है, ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप दोनों रैंक्स का डिफरेंस लोगे तो उसका डिफरेंस हमेशा 0 आएगा। याद रखना, ये हमेशा 0 होता है, ऑलवेज 0, ठीक है ना। अगर मेरा इस डिफरेंस का टोटल 0 नहीं आ रहा है तो पक्का मैंने या तो रैंकिंग में गड़बड़ कर दिया है या उसका डिफरेंस कैलकुलेट करने में गड़बड़ कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसका तो मैं यूज कर ही नहीं सकता, मैं जिसका टोटल ही 0 आ रहा है, आप उसको किसी भी फॉर्मूले में यूज करोगे तो वो तो हर चीज को 0 कर देगा। तो इसीलिए मैं इसके स्क्वायर को यूज करूंगा। 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा +4, 0 0 0 1 1 0 और डी स्क्वायर का टोटल आ रहा है मेरा 6, ठीक है। अब यहाँ पर का ये स्पेयरमैन का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये है आर आर, ये आर का मतलब हो गया रैंक मेथड, ठीक है ना। तो मैं रैंक मेथड से कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहा हूं। इसने फॉर्मूला दिया है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। यह है रैंक मेथड का फॉर्मूला। 1 माइनस 6
सिग्मा डी स्क्वायर 6 है, n कितना था 8 था, तो 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 36 भाई 8 स्क्वायर 64 माइनस 1 63 इंटू 8 हो जाएगा 504। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 36 डिवाइडेड बाय 504 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 0.93। ये आ गया कोरिलेशन रैंक मेथड से। हालांकि रैंक मेथड का इस्तेमाल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के केस में ज्यादा होता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के केस में ये मेथड बहुत यूजफुल होता है, पर इस मेथड को अप्लाई कहीं भी किया जा सकता है। ये तो बस इसका एक फीचर है, इंपॉर्टेंस है कि भाई इन जगहों पर ये ज्यादा काम आता है, क्योंकि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के केस में तो कार्ल पियर्सन मेथड हाथ खड़े कर देगा, वो तो केवल क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के साथ डील करता है। तो रैंक मेथड में जो भी दो वेरिएबल के बीच में आपको कोरिलेशन निकालना है, आप उसकी रैंकिंग करो, रैंक का डिफरेंस लो, डिफरेंस का स्क्वायर करो और आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं? यही जो मैंने अभी ऊपर किया उसी को स्टेप्स में लिखा हुआ है। सबसे पहले रैंक में बी असाइंड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो, अगर मैं बड़ी वैल्यू को पहला रैंक दे रहा हूं ना, अगर आप बड़ी वैल्यू को, जैसे 8 था ना, इसे 8 दो, ठीक है। इससे छोटी वैल्यू कौन सी थी, इसे 7 दे दो। और 88 के बाद क्या था, 81, इसे 6 दे दो। यानी रैंकिंग आप असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग, ये वाली रैंकिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रही है कि सबसे जो बड़ी वैल्यू थी उसको 8वां रैंक दिया, और आगे की रैंकिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा, 8 से फिर 7 जाऊंगा, 7 से फिर 6 जाऊंगा, 6 से फिर 5 जाऊंगा। ये वाली रैंकिंग असेंडिंग ऑर्डर में हुई। पहले मैंने पहला रैंक दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, फिर चौथा दिया। क्योंकि डिसेंडिंग करना साइकोलॉजिकली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, हम थोड़ा अटक जाते हैं डिसेंडिंग करने में ना। जैसे वही वाली बात है कि 1 से 100 तक गिनती शायद आप एक सांस में गिन दोगे, 1 से लेके 100 तक, लेकिन 100 से लेके 1 तक गिनने में आपको सांस भी फूल सकती है ना, उतना आसान नहीं है, फ्लो टूट जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ज्यादा कन्वीनियंट हमेशा असेंडिंग रैंकिंग में ही रहता है। अगर आप चाहते हो कि गलतियां कम हो, कन्वीनियंट हो, समय कम लगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही रैंकिंग करो। हालांकि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। बस याद रखना, दोनों ही वेरिएबल्स की रैंकिंग फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी होगी। ऐसा ना करना कि एक की कर दी असेंडिंग में, एक की कर दी डिसेंडिंग में, या तो दोनों की असेंडिंग या दोनों की डिसेंडिंग। हाँ, मगर टेक्निकली असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में रैंकिंग करो, आंसर सेम है। तो रैंकिंग करो पहले, रैंक देने के बाद फिर आप फाइंड द डिफरेंस यानी डी कैलकुलेट करो। डी कैसे कैलकुलेट होता है, इस तरह से मैंने बोला, डी का टोटल हमेशा 0 होता है, और फिर आप उस डी का, उस डिफरेंस का स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, और स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद रैंक मेथड का फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। पता है, अभी रिसेंट एग्जाम्स में इस टॉपिक से, इस वाले मेथड से भी सवाल आए हैं। एक जो पेपर कैंसिल हुआ था वो मुझे याद है, उसमें एक सवाल रैंक मेथड का ही आया था। अभी मैं वो सवाल भी आपको करके दिखाऊंगा कि कौन सा सवाल आया था। मैंने उसको इस पीडीएफ में डाला हुआ है। तो बिल्कुल आप कह नहीं सकते कि इस चैप्टर से वो कहां से सवाल पूछ लेगा। प्रोबेबल एरर से पूछ लेगा, कि कार्ल पियर्सन मेथड से पूछ लेगा, कि कोरिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, कि उसके डिग्री के बारे में पूछ लेगा, कि रैंक मेथड से कुछ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कहां से पूछे। पॉइंट ये है कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता हर बार है यहाँ से एक सवाल। इसलिए मैंने कहा था कि ये चैप्टर मतलब 1 नंबर की तो गारंटी है अगर ये चैप्टर आपको आ गया। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल है, एक ब्यूटी कंपटीशन है। इस ब्यूटी कंपटीशन में 10
कंटेस्टेंट्स हैं, ठीक है, और इनको रैंक दे रहे हैं दो जजेस, एक जज ए और एक जज बी। इन सारे कंटेस्टेंट्स को जजेस ने क्या रैंक दिए हैं? इसने जिसको 1 दिया, इसने उसे 2 दिया, इसने जिसे 2 दिया, उसने इसे 3 दिया। इस तरह से दोनों जजेस की रैंकिंग दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जज ए द्वारा दिए गए रैंक्स हैं, ये जज बी द्वारा दिए गए रैंक्स हैं। आप कहीं इन रैंक्स की भी रैंकिंग मत करने लगना, ये ऑलरेडी रैंक है। कहीं आप ऐसे मत करने लगना 10 को पहला रैंक, 9 को दूसरा रैंक, 8 को तीसरा रैंक, 7 को चौथा रैंक। नहीं, ये ऑलरेडी रैंक गिवन है, वैल्यूज गिवन नहीं है। तो भाई जो जजेस ने हर एक कंटेस्टेंट को ऑब्जर्व किया और उनको रैंकिंग दी, पहले को एक जज ने पहली रैंक दी तो दूसरे जज ने दूसरी रैंक दी, बी को एक जज ने दूसरी रैंक दी तो दूसरे जज ने तीसरा रैंक दिया। कहीं ना कहीं दोनों के जजमेंट में कुछ क्लोजनेस तो है, मतलब इस जज को जो अच्छा लग रहा है दूसरे जज को भी वही अच्छा लग रहा है, हालांकि इसने इसे पहले रैंक पे रखा, इसने दूसरे रैंक पर रखा, और कहीं ना कहीं ये ए इन दोनों का फेवरेट है। मतलब दोनों जजेस की जजमेंट में कुछ तो सिमिलैरिटी है, कुछ तो कॉमन है, कुछ तो रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम निकाल रहे हैं। अब ये तो जजमेंट के बीच में रिलेशनशिप हुआ, यहाँ कार्ल पियर्सन मेथड अप्लाई हो ही नहीं सकता। कार्ल पियर्सन मेथड इस तरह के डेटा के साथ डील नहीं करता है। तो इस तरह के डेटा के साथ डील कौन करेगा? रैंक मेथड। यहाँ पर रैंक मेथड का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी रैंक है। तो आपको क्या करना है? डिफरेंस लेना है, rx माइनस ry करना है और उसका स्क्वायर करना है। क्या आ जाएगा? -1 +2 -2 +1 +1 -1 +1 -1 +1। ऑब्वियस सी बात है, इसका टोटल 0 ही होगा। 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1। इसका टोटल आ रहा है 1 2 3 4 5 6 10 15 16। तो क्या इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन जजमेंट गिवन बाय टू जजेस? क्या दोनों जजेस की जजमेंट में कोई कोरिलेशन है? तो देखते हैं। फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। 1 - 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाय n कितना है? 10 इंटू 10 स्क्वायर -1। 1 - 6 इंटू 16 तो हो जाएगा 96, और 10 इंटू 10 स्क्वायर -1 तो 990 हो जाएगा ना। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से गया 99, 99 इंटू 10 990। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.90। जी हाँ, काफी ज्यादा कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। वो तो डेटा देखकर भी समझ में आ रहा था, ठीक है ना। तो ये है आपका कार्ल स्पेयरमैन रैंक मेथड। अब ये वाला सवाल एग्जाम में आया था, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था ना, उसमें पूछा गया था ये सवाल। वो पेपर मैंने भी अटेम्प्ट किया था, मगर वो कैंसिल हो गया था दुर्भाग्यवश। कईयों के लिए अच्छी बात, कईयों के लिए अच्छी बात नहीं रही। जैसे मेरा वो पेपर अच्छा चला गया था, मगर फिर भी जनहित में वो पेपर कैंसिल होना ही चाहिए था, और हुआ भी। पर उस पेपर के कैंसिल होने के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट के पोस्ट केवल प्रमोशन वाले कर दिए। अकाउंटेंट के पोस्ट केवल प्रमोशन वाले कर दिए, तो अकाउंटेंट के पोस्ट ही हट गए वहां से। वरना 50-60 पोस्ट मेरे ख्याल से उसमें अकाउंटेंट वाले थी। लेकिन जब वो एग्जाम कैंसिल हुआ तो अकाउंटेंट के सारे पोस्ट उन्होंने प्रमोशन वाले कर दिए, जिन जिन डिपार्टमेंट्स में नहीं थे वहां पर भी।
अब तो आपका कैडर अलग है अकाउंट्स का ना, उसमें तो आपका जो डायरेक्ट भर्ती होगी वो असिस्टेंट अकाउंटेंट की ही होगी, उसके बाद तो बाकी सारी चेन प्रमोशन वाली चलेगी। मतलब अकाउंटेंट हो, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो, ये सब प्रमोशन वाली चेन है। ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? बड़ा मतलब सोचो तो ऐसा लगेगा जैसे कितना कॉम्प्लिकेटेड है, पर आसान है। और ये सवाल पता है मेरे को रटा हुआ पता है क्यों? क्योंकि बीकॉम जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था बीकॉम वाले बच्चों को, तो उनकी जो एल गुप्ता करके एक बुक चलाता था मैं, उसमें ये वाला सवाल था। पता नहीं सैकड़ों बार तो मैंने बैच में पढ़ाया होगा, सैकड़ों बार बोला होगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट सेम टू सेम वही फिगर जब एग्जाम में आई तो मैंने एग्जाम में इसको सॉल्व भी नहीं किया, मैंने सीधे इसका आंसर n बराबर 10 देखा ऑप्शन में कहां पर है, जहां पर है उसे टिक कर दिया। क्योंकि फिगर भी याद थी मुझे, हालांकि आप ऐसा नहीं करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करना बड़ा आसान है। बस कुछ बेसिक सी आपको समझ रखनी होगी कैलकुलेशन को लेकर, और वो मुझे आप में थोड़ी कम ही दिखती है। जैसे अभी मैं थोड़ा बहुत मेरे को आघात हुआ जब मैंने आपसे पूछा कि इसमें बड़ा कौन सा है, तो आपने मुझे एक शॉक दिया। तो मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत है। एक बात तो तय है कि ये रैंक मेथड का फॉर्मूला है। रैंक मेथड का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये 0.8 है। 1 6 सिग्मा डी स्क्वायर उसने हमको दिया हुआ है, n तो उसने पूछा है, तो n की वैल्यू तो मुझे नहीं पता। अच्छा, ये 6 ये वाला पार्ट अगर इधर आ जाए और ये वाला पार्ट उधर चला जाए तो 33 इंटू 6 33 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 198 डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 बराबर इधर बचेगा 0.2, ठीक है? या फिर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 198 अपॉन 0.2, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा 990। अब यहाँ पर तो फंस गया ये सवाल, मुझे n की वैल्यू चाहिए, मैं फॉर्मूले में लगाकर सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरा n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 990 आ रहा है। तो यहाँ पर हमको ना 990 का ना फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो साधारण भाषा में बात करते हैं, मुझे 990 को तोड़ना पड़ेगा कि वो ऐसा दिखने लगे। देखो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, अगर n बराबर 2 तो n माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1 में n बराबर 2 हुआ ना। अगर मैं बोलूं कि n का स्क्वायर माइनस n बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो इससे समझ में आता है कि n की वैल्यू बराबर 2, क्योंकि दोनों ना सेम फैक्टर्स में तोड़े गए हैं। तो आपको ना ये 990 को इस तरह से तोड़ना है कि वो इस पैटर्न में नजर आने लगे। और इस तरह के सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो यार बड़ा क्या होगा, n क्या होगा, 25-30 तो होगा नहीं। आप अंदाजा लगाओ, अगर मेरा n 2 होगा तो भाई क्या होता है, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 में 2 पुट करो तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 बराबर 6 हो जाएगा। अगर n में 2 बोलूं तो ये फिगर 6 होनी चाहिए, 2 तो ही नहीं सकता, 2 तो बहुत छोटा हो गया। क्या होगा, 7 होगा। तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 माइनस 1 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 336 आएगा। 7 भी नहीं हो सकता, जरूर इससे बड़ा नंबर होगा। 9 होगा क्या?
तो 9 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में से एक गए 80, 80 इंटू 9 करोगे तो 720 आएगा। नहीं नहीं, 9 से भी वो बड़ा नंबर होगा। क्या वो 10 होगा? ये तो मतलब आसान है ये गैस करना ना, मैं तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। हालांकि मैं ये समझ गया कि हाँ 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1, n इंटू n का स्क्वायर माइनस 1। इस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब मैं कंपेयर करूं तो मुझे n की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 10। ऐसे होना था इसको। अब ये वाला पार्ट क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा, भाई क्या होगा मेरा n। तो मैं एक बड़ा नंबर लेकर देखता हूँ, 9 लेकर देखता हूँ, 9 से नहीं आ रहा, अगर मान लो 9 से मेरा कम आ रहा है तो उससे कोई बड़ा नंबर होगा, 9 से ज्यादा आ रहा है तो उससे कोई छोटा नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये 1320 होता, 1320, तो मैं देख रहा हूँ यार n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 में कौन सा वो नंबर हो सकता है जिसका टोटल 1320 आए, क्योंकि n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1320 हो रहा है। तो वो n कौन सा नंबर हो सकता है जिसका टोटल 1320 आए? सोचो, क्या वो n 9 हो सकता है? क्या 9 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 1, क्या ये हो सकता है मेरा 1320? तो 9 का स्क्वायर अगर आप करोगे और उसको माइनस 1 करके 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 720 आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है वो उससे कोई बड़ा ही नंबर होगा। 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1 करूंगा तो 990 आएगा, जरूर ये इससे बड़ा ही नंबर होगा। 11 माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 1 करूंगा तो 1320 आ जाएगा। तो पक्का यहाँ पर n बराबर मेरा 11 है। तो ये सवाल इस तरह से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये सवाल एग्जाम में भी पूछा गया था। रैंक मेथड का फॉर्मूला भी एग्जाम में भी पूछा गया था मेरे ख्याल से एएसओ के पेपर में, अगर किसी को एएसओ का पेपर याद हो तो। किसी को एएसओ का पेपर अगर याद हो तो शायद ये वाला फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा गया है। तो हर छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो मैंने अभी प्रोसेस बताया रैंक, पहले तो ये बताओ क्या ये प्रोसेस समझ में आया रैंक मेथड का? आपको इस पेयर मेंस रैंक मेथड का प्रोसेस समझ में आया कि कैसे रैंकिंग करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है? तो फॉर्मूला याद रखना तो एक डिफरेंट टास्क हो गया ना। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी ना, हर वैल्यू डिफरेंट थी, हर वैल्यू डिफरेंट थी, तो रैंकिंग आसानी से आप कर पाए। जैसे मान लो कि 70 2 बार होता तो ये भी 70 होता, ये भी 70 होता, तो मैं रैंकिंग कैसे करता? क्या इसे 6 दे रहा हूं तो इसे भी 6 देता, और फिर अगला रैंक क्या होता? यानी ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ये तरीका कब है? When no values are repeated in both variable। अगर दोनों वेरिएबल्स में कोई वैल्यू या रैंक रिपीट नहीं हो रहा है, तब है ये तरीका, तब है ये फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन when two or more than two variables या ranks are repeated, अगर आपके x सीरीज या y सीरीज में 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो फिर आपको फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है और रैंकिंग का तरीका भी बदलना पड़ता है। इस तरह के केस में हम जो रैंकिंग करते हैं वो एवरेज मेथड से करते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं आप उसको ना एग्जाम्पल से समझो। ये है x और y, मैं रैंक मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग करूंगा। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है? तो सबसे बड़ी वैल्यू 75 है, तो मैं रैंक दे रहा हूँ इसको, इसे पहला रैंक देता हूँ। इससे छोटी वैल्यू है 70, इसे दूसरा रैंक देता हूँ। इससे छोटी वैल्यू है 65, 65, पर 65 के साथ एक दिक्कत है, 65 2 बार रिपीट हो रहा है। मेरे
डेटा सेट में 65 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अब मैं रैंकिंग कैसे करूं? क्या मैं इसे भी 3 और इसे भी 3 दूं? तो ऐसे तो टोटल रैंकिंग एक शॉर्ट हो जाएगी ना, टोटल रैंकिंग एक शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि जब आप इसे भी 3 दे दोगे, इसे भी 3 दे दोगे, तो वैल्यू कितनी है 10 और मैक्सिमम रैंक 9 तक पहुंच पाएगा, एक शॉर्ट हो जाएगा ना रैंक। ऐसे केस में जब 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही हो, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि एक वैल्यू आ गई है जो कि है 65 एक ऐसी वैल्यू है जो 2 बार रिपीट हुई। अच्छा, एक वैल्यू जितने बार रिपीट होती है हम उसको m से डिनोट करते हैं। m होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड। अगर एक वैल्यू 2 बार रिपीट हुई तो m बराबर 2। तो यहाँ पर 65 2 बार रिपीट हुआ तो m बराबर 2। अब मैं क्या करूंगा, 65 को मैं एवरेज रैंक दूंगा। ये एवरेज रैंक कैसे दूंगा? क्योंकि देखा जाए असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं रैंकिंग करूं तो ये पहला रैंक, ये दूसरा रैंक, अब तीसरे पर भी यही है और चौथे पर भी यही है। यानी असेंडिंग ऑर्डर में मैं चलूं तो तीसरे नंबर का रैंक और चौथे नंबर का रैंक दोनों पर सेम ही वैल्यू है 65 और 65। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसका एवरेज ले लूंगा और दोनों वैल्यूज को 3.5 दे दूंगा। यानी इसे भी दे दूंगा 3.5 और इसे भी दे दूंगा 3.5। ये हो गया मेरा एवरेज रैंकिंग। ठीक है, बताओ कितने रैंक ऑक्यूपाई हो चुके हैं? कितने रैंक ऑक्यूपाई हो गए? ये पहला रैंक इसे मिल गया, दूसरा रैंक इसे मिल गया और तीसरे चौथे का एवरेज लेकर आपने 3.5 दोनों को बराबर बराबर रैंक दे दिया। 4 तक ऑक्यूपाई हो गया है ना रैंक। अब अगला रैंक कहां से शुरू होगा? 5 से। तो 5वां रैंक मिलेगा 60 को, 60 रिपीट नहीं हो रहा है। अब छठा रैंक मिलेगा 55 को, लेकिन 55 के साथ फिर दिक्कत है, ये भी 55, ये भी 55, 55 2 बार रिपीट हो रहा है। एक और वैल्यू हमको मिली 55, क्योंकि ये भी 2 बार रिपीट हो रही है तो यहाँ पर भी m बराबर 2 होगा। और इसका मैं एवरेज रैंक अगर करूं तो बताओ ये कौन कौन से रैंक ऑक्यूपाई कर रहा है? अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में चलूं तो 1 2 3 4 5 तक तो हो गई ना रैंकिंग। अब छठे पर भी 55, सातवें पर भी 55, छठे पर भी 55, सातवें पर भी 55। तो एक काम करता हूं, इनको एवरेज रैंक 6.5 असाइन कर देता हूं। इसे भी दे देता हूं 6.5, इसे भी दे देता हूं 6.5, क्योंकि 7 तक रैंक असाइन हो चुका है। 6 और 7 का एवरेज रैंक हो गया ना। अब अगला रैंक आप 8 से शुरू करोगे, अगला रैंक 8 से शुरू होगा। तो 8वां रैंक मिलना चाहिए 50 को और 50 के साथ फिर गड़बड़। 50, यहां पर भी 50, यहां पर भी 50, यहां पर भी 50, 50 तो 3 बार रिपीट हो रहा है। यानी एक और ऐसी वैल्यू आ गई 50, 50 3 बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे m बराबर कितना लिखूंगा? 3। और अब मैं 50 को एवरेज रैंक कैसे दूंगा? क्योंकि कहां तक रैंकिंग हो चुकी है? 6 और 7 तक रैंकिंग हो चुकी है। अब 8वें नंबर पर भी 50 है, 9वें नंबर पर भी 50 है, 10वें नंबर पर भी 50 है। तो 8वें पे भी 50, 9वें पे भी 50, 10वें पे भी 50। क्योंकि सेम ही वैल्यू है तो अलग अलग रैंक तो दे नहीं सकते, तो एवरेज ले लेते हैं। क्योंकि 8 9 10 3 को जोड़ रहे हो तो 3 से डिवाइड करके एवरेज लोगे, एवरेज आ जाएगा 9। तो मैंने इसको भी एवरेज रैंक दिया 9, इसे भी दिया 9, इसे भी दिया 9। मैंने पूरे 10 रैंक यूज किए हैं। 10 वैल्यू है तो रैंक भी पूरे 10 यूज हुए हैं। हाँ, कुछ वैल्यू रिपीट हो रही थी, जैसे 65 एक ऐसी वैल्यू थी, 65 एक ऐसी वैल्यू थी जो तीसरे और चौथे रैंक पे आ रही थी तो उसको एवरेज रैंकिंग दे दी। 55 एक ऐसी वैल्यू थी जो छठे और 7वें रैंक पे आ रही थी तो उसको एवरेज रैंकिंग दे दी। 50 एक ऐसी वैल्यू थी जो 8वें 9वें और 10वें रैंक पे आ रही थी तो उसको एक एवरेज रैंक असाइन कर दिया। इस तरह से एवरेज रैंकिंग दी जाती है। मैंने देखा कि एक्स सीरीज में 3 वेरिएबल ऐसे मुझे दिखे जो 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहे थे, और जितने बार भी वो रिपीट होंगे उनके नंबर ऑफ रिपीटेशंस को m से डिनोट किया जाता है।
यहाँ पे m बराबर 2, m बराबर 2, m बराबर 3 जो मैं लिख रहा हूँ, ये नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ए वैल्यू है। अब यही प्रक्रिया आप y सीरीज के लिए भी फॉलो करो। y सीरीज में सबसे बड़ी वैल्यू है 160, इसे पहला रैंक दे देते हैं। इससे छोटी वैल्यू है 140, इसे दूसरा रैंक दे देते हैं। उससे छोटी वैल्यू है 130, इसे तीसरा रैंक दे देते हैं। इससे छोटी वैल्यू 125, इसे चौथा रैंक देंगे। 125 से छोटी वैल्यू है 120, इसे पांचवा रैंक। 120 से छोटी वैल्यू है 115, पर 115 आप देखेंगे, 115 आप देखेंगे एक बार, दो बार, 3 बार रिपीट हुआ, यानी कि अब हमको एक और वैल्यू मिली 115। 115 एक ऐसी वैल्यू है जो 3 बार रिपीट हो रही है, तो m बराबर 3। अब इसका एवरेज रैंक हम कैसे असाइन करेंगे? कितने रैंक आप दे चुके हो अभी तक? 5 रैंक दे चुके हो, तो छठे रैंक पर भी 115, सातवें पर भी 115, आठवें पर भी 115, तो छठा, सातवां और आठवां। तो एवरेज रैंक अगर हम असाइन करें तो 7 आ जाता है। तो हम इन तीनों वैल्यूज को इक्वल रैंक दे देंगे, 7, 7, 7। अब अगला 8 से मत शुरू करना, क्योंकि 6, 7, 8 का यूज कर चुके हो, ये 3 रैंक यूज कर चुके हो एवरेज रैंक निकालने के लिए। अब अगली रैंकिंग 8 के बाद से शुरू होगी, 9वां रैंक। तो 9th रैंक किसे दें? 9th रैंक में फिर गड़बड़, 110 पर भी, और 110 9th रैंक पर भी 110 और 10th रैंक पर भी 110, यानी एक और वैल्यू है 110। ये एक ऐसी वैल्यू हमको मिली जो 2 बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर m बराबर 2, और इसको अगर हम एवरेज रैंक दें तो 9th पर भी यही है, 10th पर भी यही है, तो एवरेज हो जाएगा 9.5। आप इसे भी 9.5, इसे भी 9.5। ये मैंने रैंक, ये तो मैंने जानबूझ के इतना बड़ा क्वेश्चन लिया जिसमें इतनी सारी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। एग्जाम में इतना बड़ा सवाल आ नहीं सकता है ना, टाइम फैक्टर की वजह से। पर दिमाग खोलने के लिए कि आखिर ये मेथड जो है वो कहना क्या चाहता है, कि अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो मतलब क्या। तो इस सवाल में देखो कितनी सारी वैल्यू रिपीट हो रही है। क्या पता एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आए जिसमें केवल 2 ही वैल्यू रिपीट हो रही हो, है ना, या 3 वैल्यू रिपीट हो रही हो। ये एग्जाम्पल तो जरूरत से ज्यादा बड़ा है, पर समझने के लिए बेहतर है। तो मैंने इस तरह से दोनों सीरीज में वैल्यूज की रैंकिंग करी एवरेज मेथड से, ठीक है। और मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी वैल्यूज थी जो रिपीट हो रही थी, जिसकी वजह से हमें एवरेज रैंकिंग करनी पड़ी। इसके बाद की प्रक्रिया सेम है, आप दोनों का डिफरेंस लो, Rx माइनस RY। ये बात अभी भी वैलिड है कि D का टोटल 0 ही आएगा, माइनस का 0.5, माइनस का 3, माइनस का 3.5, प्लस का 5, प्लस का 4.5, माइनस का 2, प्लस का 6, माइनस का 1.5, माइनस का 5, 0। जब आप इसे जोड़ोगे तो ये 0 ही आएगा। अब D का स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 9, 12.25, 25, 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा 20.25, 4, 36, ये हो जाएगा 2.25, 25, 0। इसका टोटल आ जाएगा 134। ठीक है, जब इतना आप काम कर लो तो इसके बाद फिर रैंक मेथड का फॉर्मूला
थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी, तो उसमें ये m वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अब आप देख रहे हो कि 5 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। 5 ऐसी वैल्यूज हैं दो जो 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो फॉर्मूला ना 5 सीरीज तक एक्सटेंड होगा। क्या है फॉर्मूला? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस, पहले तो यही था ना फॉर्मूला, पहले 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, यही था ना फॉर्मूला पहले। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला तब है रैंक मेथड का जब कोई भी वैल्यू किसी भी सीरीज में रिपीट ना हो रही हो। लेकिन यहाँ तो वैल्यूज दोनों सीरीज में रिपीट हो रही हैं, और एक दो नहीं 5 वैल्यूज हैं जो 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूले को 5 सीरीज में एक्सटेंड करना होगा। 1/1/12 इंटू एम की क्यूब माइनस 1, ये तो एक हुआ ना। 5 m है ना, यहाँ पर 5 m है, ये m ये हो गया 2 3 4 5। 5 ऐसी वैल्यूज है ना जो 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हुई है, तो ये चीज 5 बार रिपीट होगी। 1 + 12 इंटू एम की क्यूब माइनस m प्लस 1/12 इंटू एम की क्यूब माइनस m। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सवाल मैंने जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाया समझने के हिसाब से। 1/12 m की क्यूब माइनस m प्लस 1/12 इंटू एम की क्यूब माइनस m, ये आपका फॉर्मूला। एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। 1/12 इंटू एम की क्यूब माइनस m प्लस 1/12 इंटू एम की क्यूब माइनस m प्लस 1/12 इंटू एम। अब ये 5 वैल्यूज थी इसलिए 5 बार रिपीट हुआ। 4 वैल्यूज होती तो 4 बार रिपीट होता, 2 होती तो 2 बार रिपीट होता, ठीक है ना। ये वाला सीन कब है? जब कोई भी वैल्यू 1 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रही हो किसी भी सीरीज में, तब ये वाला एक्सटेंडेड फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करो, आसान है ये काम। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? सिग्मा डी स्क्वायर 134 है। अब फटाफट कैलकुलेट कर लो भाई। m यहाँ पर m बराबर कितना है? यहाँ पर m बराबर 2 है, यहाँ पर m बराबर 2 है, यहाँ पर m बराबर 3 है, यहाँ पर m बराबर 3 है, यहाँ पर m बराबर 2 है। ये m मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखे थे समझाने के लिए कि m क्या होता है। m होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड। आप कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ी कैलकुलेशन करो। 2 का पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को 1/12 करोगे तो पूरी कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा, अगला वाला भी 0.5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 की पावर 3 27 होते हैं, 27 में से 3 गए 24, 24 को 1/12 करोगे तो ये 2 आ जाएगा, +2 +2 +0.5, ये हो गया आपका। और n यहाँ पर कितना था? n यहाँ पर 10 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं सीधे लिख देता हूँ 990। 10 इंटू 10 का स्क्वायर -1 यानी 990। तो 134 में 0.5 जोड़ दो, 0.5 जोड़ दो, 2 + 2 + 0.5 इंटू 6 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 837 डिवाइडेड बाय 990। तो 837 डिवाइडेड बाय 990 माइनस 1 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1545। ये मेरा कोरिलेशन आ गया।
तो फॉर्मूला देखने में ऐसा विकराल सा लगता है पर है आसान सा फॉर्मूला, बस आपको पता होना चाहिए m क्या है यहाँ। तो यही वाले फॉर्मूले के लिए यहाँ जगह छोड़ी हुई है कि भाई क्या होता है फॉर्मूला अगर 2 या 2 से ज्यादा, या अगर कोई वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रही हो तो फॉर्मूला थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। फॉर्मूला 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस, अगर कोई एक ही वैल्यू है जो 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रही है फिर तो 1/12 इंटू एम की क्यूब माइनस एम, फॉर्मूला यही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर एक और वैल्यू है जो 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा एंड सो ऑन, एन नंबर्स तक चलेगा ये, डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। वैसे डिफॉल्ट फॉर्मूला वही वाला है, डिफॉल्ट फॉर्मूला वही वाला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। जो एएसओ के पेपर में फॉर्मूला पूछा गया था वो भी यही वाला पूछा गया था। ये जो मैं ऊपर एक्सटेंडेड फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये वाला, इसकी तो एक शर्त है कि अगर आप जिन दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन निकाल रहे हो उनमें कोई एक या एक से ज्यादा वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो फिर ये फॉर्मूला लगता है। क्या आपको ये एक्सटेंडेड फॉर्मूला समझ में आया? क्या कैसे मैंने ये एवरेज रैंकिंग करी, एम कैलकुलेट किया, किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या ये प्रोसेस क्लियर है? बोलो। क्योंकि अच्छा, और 2-3 सवाल करवा के टाइम वेस्ट करना का कोई फायदा नहीं है, सब एक जैसे ही होंगे ये सारे सवाल। ये एक सवाल जैसे सिंपल सा है, ऐसा सवाल एग्जाम में भी आ सकता है। मान लो ये 10 रोल नंबर है और इनका रैंक डिफरेंस दे रखा है, इनका रैंक डिफरेंस दे रखा है, तो रैंक की हमें अब जरूरत ही नहीं है भाई, हमें RX और RY क्यों चाहिए होता है? ताकि हम इसका डिफरेंस ले सके, हमें फॉर्मूले में तो D की आवश्यकता होती है। तो अगर हमको सवाल में पहले से ही D दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है रैंक का, तो हमें रैंक से कोई मतलब ही नहीं। बोल रहा है कि ये जो इस डिफरेंस इस D में ये वाला जो मिसिंग है इसे कैलकुलेट करो, ठीक है, और इसे कैलकुलेट करने के बाद R भी कैलकुलेट करो। ये जो मिसिंग है ये तो बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को याद रखने की जरूरत है बस कि D का टोटल जो होता है ये हमेशा 0 होता है। अगर D का टोटल हमेशा 0 होता है तो ये वाली फिगर क्या होगी आप खुद ही लगा लीजिए अंदाज, क्या होता है भाई, जोड़ लो इन सबको, -2 -4 -1 +3 +2 +3 +3 -2, मेरा रिजल्ट आ रहा है प्लस का 2। मेरा रिजल्ट इन सबको जोड़कर मेरा रिजल्ट आ रहा है प्लस का 2। तो भाई टोटल 0 तभी हो सकता है जब ये वाला डिफरेंस -2 हो। समझ गया ना मैंने कैसे निकाला? सबको जोड़ लिया, ठीक है, तो सबको जोड़ा तो +2 आ रहा है। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि यार टोटल तो 0 आता है तो +2 आ रहा है जोड़कर, और टोटल 0 आता है तो पक्का जो मिसिंग है वो -2 होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर ले लूंगा, 4 16 1 9 4 0 4 9 9 4, और इसका टोटल निकाल लूंगा और R का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, और सब कुछ सॉल्व करके आंसर निकाल लूंगा। क्या आपको रैंक्स मेथड क्लियर है? क्योंकि इतना ही था रैंक में। अरे खा ले कुने पढ़न न दे स्पेयरमैन्स रैंक मेथड। अब इसमें 2 चीजें बचती है, कोरिलेशन में 2 चीजें बचती है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से एग्जाम में सवाल आ भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप
क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड क्या होता है और कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये प्रॉपर्टीज ना बड़ी खतरनाक होती हैं। जैसे आपको याद है अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। सिग्मा मीन से लिया गया डेविएशन 0 होता है, मीन से लिए गए डेविएशन के स्क्वायर का टोटल मिनिमम होता है, मीन जो होता है चेंज इन स्केल से अफेक्टेड होता है, मीन जो होता है चेंज इन क्या बोलते हैं ओरिजिन से अफेक्टेड होता है। ऐसे बहुत सारी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मीन के बारे में, मीडियन के बारे में। कुछ टाइम पहले हमने ये प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी पढ़ी थी। अब कोरिलेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब कि कोरिलेशन से जुड़े हुए कुछ मैथमेटिकल जो आपके ट्रुथ है, जो झुटलाए नहीं जा सकते। मैथमेटिक्स कहती है कि भाई हमेशा ऐसा ही होता है कोरिलेशन के केस में। तो कोरिलेशन से जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती हैं। तो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड और कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज और कोरिलेशन के एमसीक्यूज हम कल प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को कल हम बंद कर देंगे फाइनली। फिर इस किताब में केवल एक ही चैप्टर बचेगा हमारा, इंडेक्स नंबर। ठीक है, कल इसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो एक बार आप प्लीज रिवाइज कर लेना ताकि आपको कल जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊं तो आपको शुरू से सारी बातें याद हो, ताकि आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में अच्छा लगे, है ना। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो। आज के लिए इतना ही है।